नमस्कार। हम लोग पाठ संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चिन्हों के आधार पर राशि की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उसकी आकृति कैसी है देखने में, और उसके आधार पर हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और क्या जातक की पत्रिका में देख सकते हैं, या फिर इसका क्या महत्व है ज्योतिष में, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि क्रम से यदि आप पाठ को पढ़ते हैं तो आपके लिए आसान होगा हमारी बातों को समझना और ज्योतिष को भी समझना, क्योंकि हमने पिछले पाठ में 1 से 4 तक अर्थात मेष से कर्क तक के विषय में बताया हुआ है। आज हम लोग कर्क से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। अब सिंह राशि के विषय में हम सभी जानते हैं। पुनः एक बात को दोहराना चाहेंगे कि हमने 5 नंबर लिखा तो आपको सिंह समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब तो निश्चित रूप से याद हो गया होगा। अब सिंह राशि शेर जैसी आकृति हमें प्राप्त होती है। तब जी यहाँ शेर जैसी आकृति हमें प्राप्त होती है तो पद गिनना बहुत आसान। शेर के 4 पैर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग चतुष्पद राशि भी कहते हैं। इतना हम लोगों ने जान लिया कि सिंह है, शेर आकृति है, राशि कौन सी हो गई? चतुष्पद राशि हो गई। हम आपको बताएं कि पद के विषय में अलग से एक क्लास आपका होगा, वहां आप विशेष रूप से समझेंगे, लेकिन यहाँ हमको राशियों के विषय में विशेष जानकारी लेनी है। तब सिंह का निवास कहाँ होता है? आजकल तो बच्चे को पढ़ाया जाता है केव में रहता है सिंह, गुफाओं में, कंदराओं में। और ये गुफाओं और कंदरा कहाँ होते हैं? तो पहाड़ों में होते हैं। और फिर शेर को जंगल का राजा कहते हैं, इसीलिए जंगल की बात होती है। वैसे जंगलों में शेर को रहना आसान होता है जहाँ पहाड़ और गुफा हो। यदि समतल में जंगल है तो यदि वो बहुत बड़ा ना हो तो शेर को जंगल से बाहर आने का खतरा बहुत अधिक होता है। चलिए, हम लोग शेर के विषय में नहीं, सिंह राशि के विषय में समझते हैं। तो हम लोग ये जान लिए कि ये पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगल में, अर्थात ऐसे जगहों पर विचरण करते हैं या रहते हैं जहां आम इंसान जाना पसंद नहीं करता, या फिर वहां जाने में उसको भय लगता है। तो क्या सिंह राशि वाले जातक ऐसे होंगे कि उनको किसी भी स्थान में जाने में भय नहीं हो? चाहे वो पहाड़ हो, गुफा हो, जंगल हो, कहीं भी जाकर के वो काम कर सकते हैं? क्या वो ऐसे कार्यों को संपादित कर सकते हैं जहां हिम्मत और साहस की बहुत ज़रूरत होती है? तो इस तरह से हम लोगों को समझना है। तो हम लोगों ने समझा सिंह के बारे में। ये भी जानते हैं कि ये कुरूर राशि है, पुरुष राशि है, विषम राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, क्षत्रिय राशि है, सब जानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ क्या जाना कि शेर इसकी आकृति है, और शेर का निवास कहाँ होता है? जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में। अर्थात ये साहसपूर्ण ढंग से काम करता है, ये निर्भीक होकर के चलता है। तो ऐसे जातक क्या निर्भीक होंगे? बिल्कुल होंगे। और क्या यदि कर्म स्थान में ये राशि हो तो क्या ऐसे जातक ऐसे कर्म को करेंगे जहाँ निर्भीक होना जरूरी है? क्या पुलिस में, प्रशासन में, फौज में हो सकते हैं क्या? इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से जानना जरूरी है। अब इसके बाद चलते हैं कन्या। पुनः आप लोगों को बताएंगे कि ये सिंह राशि हमको शेर के रूप में प्राप्त है, लेकिन कन्या राशि की जब बात करेंगे तो ये पुनः हम लोगों को शास्त्रों में बताया गया है वैसा प्राप्त नहीं है। अलग अलग कन्याओं को, कहीं कन्याओं के मुखड़े को, कहीं एक दुल्हन को ऐसा साइन में लिख दिया जाता है या दिखा दिया जाता है हम लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन कन्या क्या है? नाव पर बैठी कन्या। पहले इसको समझ लीजिए, नाव पर बैठी कन्या है और उसके एक हाथ में क्या है? लैंप है, जिसको लालटेन भी कहते हैं आप, और दूसरे हाथ में अन्न है। वो अन्न में धान है या गेहूं है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके हाथ में इसी दोनों में से कोई अन्न है। तो इसकी आकृति कैसी है? नाव पर बैठी कन्या,
जिसके एक हाथ में लैंप है और दूसरे हाथ में अन्न है, धान है या गेहूं है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? द्विपद राशि कह देंगे, क्योंकि ये मानव साइन है तो द्विपद राशि कह देते हैं। अब लैंप का प्रयोग आज के दिन में भी और पुराने ज़माने में भी, शहरों में हमेशा से बिजली रही, कम और अधिक की बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन गांव में हमेशा लैंप का प्रयोग होता है, आज भी होता है। नाव से बात कर लेते हैं तो नाव से जल समुदाय की भी बात हो जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि नाव पे बैठी कन्या जिसके एक हाथ में लैंप और दूसरे हाथ में अन्न है, तो गांवों में, गोदामों में, ऐसे जगहों से क्या हम इसका विचार कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि में हम लोग सिर्फ तुला देखते हैं, जबकि साइन में कैसा है? आकृति जो हमारे शास्त्रों में श्लोक के माध्यम से बताया गया है, कहते हैं पुरुष के हाथ में तुला। तभी तो हमको पता चलता है कि ये मानव साइन राशि है, ह्यूमन साइन राशि है, एनिमल साइन राशि है या इंसेक्ट साइन राशि है। मानव के हाथ में तुला है, यहाँ स्त्री के हाथ में नहीं है, जबकि हम साइन में अनेक जगह पे देखते हैं कि किसी स्त्री के हाथ में तुला पकड़ा दिया गया हो, उसके आँख में लोग पट्टी भी बांध देते हैं। ऐसा आप देखेंगे जहाँ भी प्रिंट होता है, ऐसा आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या है? मानव के हाथ में तुला है, बस यही है। तो मानव के हाथ में तुला है तो यहाँ द्विपद हो गया, ये भी द्विपद राशि हो गई। अब तुला का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको समझना है। आज का विचार करें, पुराने समय का विचार करें, जब का भी विचार करें, तो तुला का प्रयोग व्यापार स्थान में होता ही है, इसको मानना ही चाहिए। तुला का प्रयोग हम देखते हैं कानून की देवी के हाथ में भी तुला है, अर्थात वहाँ भी नाप तोल के ही निर्णय दिया जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो क्या ऐसे जातक जब कार्य क्षेत्र में जाएंगे, या हम कहें दशम या दशमेश यदि तुला राशि में स्थित होगा, तो क्या व्यवसाय की ओर अग्रसर होंगे या फिर व्यवसायिक संस्थानों में ही काम करेंगे, कहीं सरकारी नौकरी में नहीं रहेंगे? तो इन बातों की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हुए और समझते हैं वृश्चिक। अब ये वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक जो साइन है, जो आकृति है इसकी, वो कैसी प्रतीत होती है? बिच्छू जैसी। हम बिच्छू को जानते हैं, डंक जो मारते हैं उसको बिच्छू कहते हैं, और बिच्छू और केकड़े के आकृति में समानता होती है, लेकिन ये भूल ना करें हम लोग। केकड़ा जल में रहता है, हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है, और बिच्छू कहाँ रहेगा? ये छुपने वाले स्थान में रहता है, गुप्त स्थानों में रहता है, ऐसे स्थान जहां आप साधारण तरीके से नहीं पहुंच सकते। अब वो पहले मिट्टी का दीवार होता था, आज भी होता है। यदि आपके घर का दीवार फट गया हो, यदि उसमें दरार पड़ा हुआ हो, तो उसके अंदर बिच्छू निवास कर सकता है। खेतों में भी जब पानी का सीजन नहीं होता तो मिट्टी में दरार पड़ जाता है, उस दरार के अंदर बिच्छू होते हैं। हमारे किसान जब उपले गोबर के जो बनते हैं उसको लगाते हैं, तो उसके अंदर भी बिच्छू होने की संभावना है। ऐसे पुराने मिट्टी के घरों में जहाँ छुप सकता है, वो ऐसे गुप्त स्थानों में बिच्छू का निवास बताया गया। तो क्या वृश्चिक राशि वाले जातक गुप्त रूप से काम करना, या गुप्त स्थानों में निवास करना, या मन में किसी भी बात को गुप्त रख लेना, या खुफिया विभाग में काम करना, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। जब हम लोग आगे और ज्योतिष के फलित सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ इसकी आकृति से भी हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जो अमूमन हम और आप जानना भी नहीं चाहते। अब बिच्छू कीट पतंग की राशि में आता है, और ये भी बहुपद है,
इसके भी 4 से अधिक पैर होते हैं, इसलिए इसको भी बहुपद राशि कहते हैं। तो ये भी जान लिया कि बिच्छू बहुपद है। जितने भी मानव साइन के हैं, देखिए कन्या द्विपद, तुला द्विपद, और जितने जानवर साइन के हैं वो विशेष रूप से चतुष्पद, और जितने ऐसे हैं जिनके पैर अधिक हैं लेकिन वो न मानव है न जानवर हैं, कीट पतंग की राशियों में आते हैं, तो वो बहुपद राशियां हैं। हम लोगों को इसी तरह से समझना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगले पाठ में हम लोग धनु से मीन तक चलेंगे। क्रम से आप लोग पढ़िए, जैसे आज 18 पढ़ रहे हैं तो आप यदि 17 पढ़े होंगे तो 18 आपको अधिक समझ में आया होगा, और पीछे का पाठ पढ़े होंगे तो और भी आसानी हुई होगी आज आपको समझना। तो आगे भी हम लोग बढ़ते रहें और क्रम से पाठ को पढ़ते रहें। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।